वापसी के 10 कदम 31 अगस्त 2015। उमस और गर्मी से भरपूर एक और दिन। कोई विशेष कार्य न होने के कारण मैं भी अपनी वातानुकूलित दुकान में बद्धे आराम से बैठा फिल्में देख रहा था। गोया कि कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ऐसी आराम की जिंदगी शायद किसी और को नसीब है भी कि नहीं। फिर अचानक एक ख्याल भी आता था कि कहीं खुद की नजर न लग जाए। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। तरह तरह के विचार आ रहे थे मस्तिष्क में। कभी खुद पर अभिमान होता कि जिंदगी के 36 साल गुजर गए, शायद इतने ही और बाकी होंगे, या फिर इससे कुछ कम ज्यादा। पर यह भी इतनी ही बेतकल्लुफी से गुजर जाए तो क्या बात हो। ज्यादा कुछ हसरतें कभी पैदा ही नहीं हुई, इसलिए कभी कुछ ज्यादा कोशिश भी नहीं की। बस जो भी जैसा भी मिलता चला गया वो ठीक। ऐसी ही विचारों की श्रृंखलाओं के बीच मैंने घड़ी में समय देखा तो करीब 4:30 बज रहे थे। कुछ अनमने भाव से मैंने उधारी के खाते पर निगाह डाली और हिसाब लगाया कि नजदीक ही आसपास के कुछ लोगों के पास हो आता हूं। 2-3 घंटे लग जाएंगे, शायद कोई ऑर्डर इत्यादि मिल जाए तो बढ़िया होगा। मैंने टीवी, पंखा एसी बंद किया और जूते पहनकर पैदल ही निकल पड्डी था। बाहर आकर कुछ 10 कदम ही चला होगा कि अचानक ख्याल आया कि अभी तो 1 घंटा और बैठा जा सकता है। दुकान पर फिर ज्यादा कहीं जाना भी नहीं है। 4-5 लोगों पर जाना है, बाद में भी जाया जा सकता है। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई कह रहा हो कि रास्ता तो वही है, पर मंजिल कुछ और है। पर दूसरी तरफ कोई जबरदस्ती, जैसे कोई रोक भी रहा था। इसी दुविधा में 1-2 मिनट बीच रास्ते खड्डा भी रहा। फिर कदम वापस खींच लिए और उन्हीं 10 कदमों से वापस आकर दुकान में बैठ गया। इस बात से अनजान कि ये वापसी के 10 कदम मेरी जिंदगी को तोड़दाह कर रखने वाले हैं। फिर बैठे बैठे ख्याल भी आया कि आज कुछ ज्यादा ही सन्नाटा महसूस कर रहा हूं आसपास। कुछ अजीब सी मरघट वाली खामोशी, एक अजीब सी दिमाग को झकझोरने वाली खामोशी, और उस पर वो मानव मांस की गलन की बू न जाने कहां से दिमाग में घूम रही थी। मैंने इन नकारात्मक विचारों को एक तरफ झटकते हुए टीवी, पंखा, एसी चालू किया और एक अदद अंग्रेजी चलचित्र देखने लगा। अंग्रेजी चलचित्रों में जो एक खास बात होती है वो ये है कि वो इंसान को हकीकत से दूर ले जाती है, और उस सपनीली दुनिया में सैर करते करते आप कुछ लम्हों स्लैश मिनटों के लिए ही सही अपना गम जरूर भूल जाते हैं। चाय पीने, एक सिगरेट पीने और अंग्रेजी चलचित्र में रुचि बन जाने से एक बारगी मैं सब भूल गया। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे बिल्ली को आते देख कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है कि अब बिल्ली उसे नहीं देख रही। इस बात से अनजान की मौत के पंजे उसे अपनी गिरफ्त में लेने उसी तीव्रता और सतर्कता के साथ बरक रहे हैं जैसे आंखें खुली थी तब। परंतु होनी को कौन टाल सकता है। खैर, अंग्रेजी चलचित्र देखते देखते 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। खामोशी का दुश्मन और आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत मोबाइल फोन भी खामोशी था। आज सुबह से ही शायद उसको भी आभास था कि अब क्या बीतने वाली है उस पर, और शायद इसलिए वो एक दिन का आराम चाह रहा था, या फिर भगवान खुद मुझे उस दिन आराम करने दे रहा था, क्योंकि आने वाले लम्हों में मुझ पर वज्रपात जो होने वाला था। जैसे किसी बड्ढे मुकाबले से पहले खिलाड़ी को लूसन अप होने की सलाह दी जाती है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस सही दे सके। ठीक वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा था। इस बात से अनजान कि मुझे किसी अपने के जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ रहेगा, पर मैं इस सब से अनजान सपनीली दुनिया में विचरण कर रहा था कि अचानक फोन की घंटी बजी। फोन पर नंबर देखा तो मेरे कजिन भतीजे का फोन था। उठाते ही उस तरफ से आवाज आई, वरुण, दादाजी को कुछ हो गया है, यहां उनके साथ हाथापाई, तू जल्दी से आ जा। और बस फोन काट दिया। एक बार तो दिमाग सन्न रह गया कि क्या अनिष्ट हो गया। फिर भगवान का नाम लिया और टीवी, पंखा, एसी बंद किया। जूते पहनकर स्कूटर स्टार्ट करके जैसे ही नागौरी गेट पहुंचा तो नजारा दिल दहला देने वाला था। दो लोग उनको संभालने की कोशिश करते हुए रिक्शा में बैठाने के लिए जूझ रहे थे, और मेरे पिता मूर्छित अवस्था में जैसे शर्म से जमीन में गड्ढा डालने की कोशिश में थे। वहां उपस्थित लोगों के लिए उनको संभाल पाना भी मुश्किल हो रहा था। आखिर होता भी क्यों नहीं। 6 फुट के हट्टे कट्टे व्यक्ति को संभालना वैसे ही मुश्किल होता है।
मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ीडीएच गए, जैसे मैं भी कोई बेजान मूर्ति हूं। फिर एक आवाज आई, वहीं से पता नहीं किसकी, पहले इनको संभाल तो ले, हॉस्पिटल तो ले जा, करने वाले के बारे में बाद में सोच लियो। मैंने स्कूटर को ताला लगाया और उनको अपने कंधे पर संभाल कर उन्हीं दो लोगों की मदद से रिक्शा में बैठाया। उनको अचेत देख उनके चेहरे पर हल्का हाथ मारकर मैंने जैसे ही उनको आवाज दी, जैसे उनकी मूर्छा कुछ टूटी और फिर लगा कि कुछ गड्ढबदा है, क्योंकि उनका एक हिस्सा काम नहीं कर रहा था और दूसरा हिस्सा लगातार झटके से उठने की कोशिश में था। उन पर मेरी आवाज का असर हो रहा था या नहीं पता नहीं, परंतु मैं उनको लगातार आवाज दिए जा रहा था। दिमाग से शब्द जैसे निकलकर कहीं दूर चले गए थे। सिर्फ एक शब्द याद था, पापा। न जाने इस शब्द का कितनी बार और किस किस तरह से मैंने उच्चारण किया। शायद पूरी जिंदगी में इतनी बार मैंने ये शब्द न बोला हो जितना मैंने उन कुछ मिनटों में बोला। मुझे ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मेरा जीवन स्तंभ इस तरह इतनी लाचार अवस्था में मेरी गोद में पड्ढा होगा और मैं किकृतव्य विमूर सा बस पापा पापा बोलते हुए अपने हाथ उनके उन गालों पर हल्के हल्के मार रहा था जिनको छूने क्या देखने की भी कभी हिम्मत नहीं की थी। जिन आंखों के फैलने भर से मेरे शरीर में भय का संचार हो जाता था, आज उनके खुलने और फैलने को तरस रहा था। जिस भारी भरकम आवाज से डांट कह खा खाकर इतना बड्ढा हुआ, उस आवाज को सुनने को जैसे मैं तरस रहा था। जिन विशाल बाहों का सहारा लेकर मैं बद्धा हुआ उनको यूं निढाल पड्ढे देखकर मैं खुद निढाल हुआ जा रहा था। जिन कदमों को देखकर मैं कदमताल करता था, वो खुद आज खद्दिड्डे होने को मोहताज थे। ये सब जैसे मुझ पर वज्रपात जैसा था, जैसे मुझे किसी ने अंगारों पर लौटने को मजबूर कर दिया हो नंगे बदन। मेरा रोम रोम पीढ़ा से जल रहा था और मैं उनको आवाज देने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा था। कोई शायद ही ये समझ पाए कि मेरे मन मस्तिष्क पर उस समय क्या बीत रही थी। अपने पिता को यूं लाचार असहाय देखना आंखों में पिघला सीसा डालने जैसा था। सुबह से घूम रहे विचारों की श्रृंखला दूर कहीं चली गई थी। बस एक ख्याल था मन में कि काश वो 10 कदम वापस न खींचे होते तो